All right. So the topic that we are starting today is general wave properties. और उसके अंदर सबसे पहली चीज जो है वो हमें अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो हमें सबसे पहली चीज जो समझनी है वो ये है कि व्हाट इज मेंट बाय वेव मोशन, हाउ डू यू डिफाइन वेव मोशन, वेव है क्या चीज, किस काम के लिए होती है। और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो वेव इज जस्ट अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी without the transfer of the medium. What do we mean by that? So let me show you an example of a wave. यहाँ पे बेटा अगर मुझे वेव प्रोड्यूस करनी हो, अगर मुझे इस स्ट्रिंग के ऊपर वेव प्रोड्यूस करनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ से मैं वेव प्रोड्यूस कर सकता हूँ? Where is the source? Where is the energy going to come from? What do I need to do in order to start the wave? कुछ नजर आ रहा है आपको? सर आप इलेक्ट्रिक करंट देंगे उसे लेवर को। करंट नहीं है हमारे पास, सब मैनुअली करना पड़ेगा। ये जो टूल है, ये जो टूल है, ये सोर्स है मेरी, इसको मैंने क्या करना है, ऊपर नीचे करना है। इसको हम ऊपर नीचे मूव करेंगे। अगर मैं सिर्फ इसको ऊपर मूव करके ऐसे वापस ले आता हूँ तो एक पल्स जनरेट होता है, राइट? मतलब इस तरह का एक पल्स जनरेट होता है। अगर मैं इसको सिर्फ नीचे से मूव करके ले आता हूँ तो इस तरह का एक पल्स जनरेट होता है। बट अगर इसको मैं कंटिन्यूसली ऊपर नीचे ऑसिलेट करता हूँ या कह लो वाइब्रेट करता हूँ तो क्या होता है, मेरे पास एक वेव फॉर्म होती है। ऑलराइट, होपफुली ये बात क्लियर है। सो मैं जब इस टूल को मूव करता हूँ, what I'm doing is I'm giving this tool energy. इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ना, लेकिन वहां से ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रही है? उस ग्रीन बॉल से अगली वाली रेड बॉल में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उससे अगली वाली रेड बॉल में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उससे अगली रेड बॉल में, फिर ग्रीन बॉल में। इस तरह हर बॉल के मूव करने से उससे अगली बॉल को एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, राइट? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉल्स का मोशन मुझे यहाँ पे बताओ, किसी भी ग्रीन बॉल को या रेड बॉल को फोकस कर लो, उनका मोशन मैं अगर आपको बताऊं, पूछूं, तो क्या कोई बॉल आगे जा रही है या अपनी जगह पे ही है सारी बॉल्स? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? Are the balls also moving along with the wave or do they stay in their position? Stay in position. The balls or the medium, the rope itself stays in its position. It does not move along with the wave. So what is traveling over here? Energy is traveling. What is not traveling over here? Medium or the material is not traveling. So समझ में आ गया कि wave is a transfer of energy without the transfer of medium. That's the meaning of the wave. Now we need to look at two types of waves. उसमें पहली टाइप है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव वही है जिसको हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे, ये है मेरे पास ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर एक कंटिन्यूस वेव जो है वो जनरेट कर देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये वेव प्रोड्यूस हो रही है तो आप मुझे बताओ कि एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। पहले मुझे बताओ कि एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये मुझे डायरेक्शन बता दो यहाँ से देख के। जाहिर सी बात है, एक एनर्जी एक जगह से स्टार्ट होकर किसी तरफ मूव कर रही है। सो मुझे बताओ एनर्जी कहाँ ट्रेवल कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, कहाँ जा रही है एनर्जी? से मुझे इन अप डाउन लेफ्ट राइट यूज करके बता दो। क्या कह रहे हो? राइट पे जा रही है सर। राइट जा रही है, बिल्कुल सही है। सबका यही जवाब है या किसी का डिफरेंट आंसर है? एनर्जी कहाँ जा रही है? टुवर्ड्स राइट जा रही है, क्योंकि ये जो व्हील है जिसको मैं मूव कर रहा हूँ वहां से एनर्जी आ रही है एंड देन इट्स मूविंग आउट ऑफ द विंडो, सो एनर्जी इज ट्रेवलिंग टू द राइट। बट अगर अब मैं आपसे पूछूं कि कोई भी पार्टिकल का अगर आप मोशन मुझे डिस्क्राइब करो, तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? क्या पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, पीछे मूव कर रहा है, लेफ्ट राइट मूव कर रहा है या अप डाउन मूव कर रहा है? पार्टिकल का Up मोशन, down. पार्टिकल्स आर मूविंग अप एंड डाउन। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारी एनर्जी जो है, जब हम सोर्स को वाइब्रेट कर रहे थे, हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था आगे की तरफ, लेकिन जो हमारा रोप में कोई भी पार्टिकल है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा था। तो दीज टू थिंग्स, दिस एंड दिस, व्हाट आर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब सबको पता है, ऐसी चीज है जिसके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। सो मूवमेंट वाइब्रेशन इस तरह है, एनर्जी ट्रांसफर इस तरह। The two things are perpendicular, have a 90 degree angle between them,
this type of a wave where the vibration of the medium is perpendicular to the energy transfer is called a transverse wave. Now as you can expect, दूसरी टाइप जो वेव है इसमें उसका उल्टा होगा। ऐसी वेव जो है इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उसकी सबसे आसान एग्जांपल क्या है? जैसे अभी हमने देखा कि ट्रांसवर्स वेव में सबसे आसान एग्जांपल है कि आप एक रोप के ऊपर वेव प्रोड्यूस कर दो। ट्रांसवर्स वेव की एक और एग्जांपल भी दे देता हूं आपको पहले, फिर उसके बाद हम आते हैं। ट्रांसवर्स वेव की एक और आसान एग्जांपल है वाटर में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, राइट? तो ये मेरे पास वाटर का टैंक है और लेट्स सपोज मैंने इसके अंदर पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू की। तो अगेन हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज ट्रेवलिंग टू द राइट बट वाटर इज ओनली मूविंग अप एंड डाउन। इज दैट ट्रू? Water is only moving up and down. Now if I wanted to show you a longitudinal wave, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि जो साउंड वेव्स हैं वो एक अच्छी एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव की। लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसवर्स वेव से कैसे डिफरेंट है वो आपको ये देखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं एयर के पार्टिकल्स एंड द वे साउंड वेव्स ट्रेवल इज दैट दे the air particles are basically the medium in this case. जब मैं स्पीकर, अभी देखो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा इस वक्त, योर स्पीकर इज स्विच्ड ऑफ, एज यू कैन सी दैट द स्पीकर इज नॉट वाइब्रेटिंग, बट जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो आपका स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है, स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है। अब देखो जब आपका स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसकी वजह से उसके साथ पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं और पार्टिकल्स वाइब्रेट करने की वजह से साउंड वेव्स आर ट्रेवलिंग फॉरवर्ड। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यार साउंड किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, टू द राइट ट्रेवल कर रहा है, लाइक यू कैन से दैट द एनर्जी इज ट्रेवलिंग टू द राइट। बट इफ आई वर टू आस्क यू कि किसी एक पार्टिकल पे फोकस करो और मुझे बताओ कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा जो स्पीकर है उसके सामने जो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्पीकर के सामने जो स्ट्रेट लाइन जा रही है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसमें वो पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, बता सकते हो? क्या वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं या लेफ्ट टू राइट वाइब्रेट कर रहे हैं, किस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं? on the particles that are along a straight horizontal line in front of the speaker, उस लाइन पे पार्टिकल्स यस टू एंड फ्रो तो मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन, लेफ्ट टू राइट वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल्स लेफ्ट टू राइट वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास एग्जांपल हो गई लॉन्गिट्यूडनल वेव की। मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए प्रैक्टिकली बहुत सारे पार्टिकल्स नहीं बना सकता, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ड्रॉ सो मेनी पार्टिकल्स। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पार्टिकल्स करीब करीब थे, आपने अगर नोटिस किया हो कि यहाँ पे कुछ रीजन्स ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे पार्टिकल्स करीब करीब हैं और यहाँ पे कुछ रीजन ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं, नजर आ रहा है? तो ये जो रीजन है ना जहाँ पे पार्टिकल्स करीब करीब है इसको हम कहते हैं, कुछ ऐसे रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन। और ऐसा रीजन ये बार बार रिपीट होता है एज यू कैन सी, बट जहाँ पे जो रीजन जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर है इसको कहते हैं रेयरेफेक्शन। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में मेन चीज क्या है? जो वाइब्रेशन हो रही है, तो वाइब्रेशन हो रही है वो इस तरह हो रही थी और एनर्जी ट्रांसफर किस तरह हो रहा था? मतलब वाइब्रेशन जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टली हो रही है। if the sound is traveling, if the energy is traveling horizontally to the right, the particles are also vibrating horizontally to the right. That means कि हमारी vibration of the medium और energy transfer दोनों चीजें क्या हैं? They are parallel to each other, right? So ये है मेन डिफरेंस आपका ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव का। ठीक, इसकी डेफिनेशन बहुत रिपीट होती है या इसका डिफरेंस बताने के लिए बहुत रिपीट होता है, तो इनकी डेफिनेशन को दोनों साइड बाय साइड कंपेयर कर लो। लुक एट द टू डेफिनेशंस टुगेदर। एक मिनट में स्क्रॉल अप करता हूँ फिर दिखाता हूँ। सम रीजन स्क्रीन शेयरिंग में बहुत लैग आ रहा है। So now you can look at the two definitions together, right? मेन चीज ये है कि एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन है, बट अब वाइब्रेशन को हमने बताना है कि ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पैरेलल होती हैं। दैट इज द मेन थिंग, ठीक है?
सबको समझ में आ गया ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? ओके, एनी कंफ्यूजन्स? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस सर। अच्छा, एक और बात, मैंने जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव पे जो फीचर्स पॉइंट आउट किए, उन फीचर्स के क्या नाम थे? यार स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ी सी लैग हो रही है, आई एम गोना जस्ट स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग एंड शेयर इट अगेन। यानी क्या इशू आ रहा है? लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। मैं बोल आगे रहा हूँ, वो स्क्रीन जो है ना वो बाद में तुम लोगों को नजर आ रही है। Now hopefully you can see this and it's not lagging behind too much. So longitudinal wave के जो फीचर्स होते हैं इसको कहते हैं compression, जहाँ पे पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर होते हैं, और जो ये वाला रीजन होता है इसमें जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उसको कहते हैं रेयरफेक्शन। ठीक है, इसी तरह ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इनको कहते हैं आप क्रेस्ट्स और पीक्स, और जो लोएस्ट पॉइंट्स होते हैं इनको कहते हैं ट्रफ्स। ऑलराइट, अगर आप क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस मेजर करो तो आप वेव की वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो मैं सिंबल बना रहा हूँ इसे लैम्डा कहते हैं, ये ग्रीक सिंबल है। दिस रिप्रेजेंट्स वेव लेंथ ऑफ अ वेव, कि एक वेव की लेंथ कितनी है। इसको अभी हम आगे डिफाइन भी करेंगे। यू कैन ऑल्सो डू दैट बाय मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम वन ट्रफ टू द नेक्स्ट ट्रफ। ओके, सेम ही आएगा हर जगह। लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर आप एक कंप्रेशन के सेंटर से दूसरे कंप्रेशन के सेंटर तक का डिस्टेंस मेजर करो तो आपके पास वेवलेंथ आ जाती है, या फिर अगर आप एक रेयरफेक्शन से लेकर दूसरे रेयरफेक्शन तक का डिस्टेंस मेजर करो तो अभी आपके पास वेवलेंथ आ जाती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ एंड अंडरस्टैंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव। ठीक है, वेवलेंथ वेव की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उनको समझने से पहले हमें यहाँ पे एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। नाउ द ग्राफ ऑन द वाई एक्सिस हैज डिस्प्लेसमेंट, ये सेंटीमीटर्स में भी हो सकती है, मिलीमीटर्स में भी हो सकती है, मीटर्स में भी हो सकती है, and the graph on the x-axis has distance on it. So ये जो ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस का, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये आपको एक वेव की पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर तो ये ट्रांसवर्स वेव है तो समझ लो ट्रांसवर्स वेव की एज इट इज पिक्चर आपको ग्राफ पे बना के देता है, लाइक इट्स अ लिटरल इमेज ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ ग्राफ, राइट? अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ तो हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट होगी, बट एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है अगर, तो व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स शोइंग यू मल्टीपल पॉइंट्स। दिस ग्राफ शोज यू, यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट डज दिस ग्राफ शो यू? दिस ग्राफ शोज, ये ग्राफ हमें क्या शो करता है? ग्राफ शोज मल्टीपल पॉइंट्स ऑन अ वेव at one instant। अब जब वन इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं तो वन इंस्टेंट में क्या चीज होती है? वीडियो होती है या पिक्चर होती है? कैन यू गिव मी एन आइडिया? अगर मैं कहता हूं वन इंस्टेंट, व्हाट डज दैट मीन? इज व्हाट इन लाइक इन टर्म्स ऑफ वीडियो और पिक्चर, डज दैट मीन वीडियो मतलब स्क्रीनशॉट, वीडियो या फिर फुल चलती हुई प्ले हुई वीडियो? वन इंस्टेंट का मतलब है कि एक स्टिल पिक्चर है, तो आपको वेव की एक स्टिल पिक्चर दे रहा है और ये आपको बता रहा है कि एक गिवन मोमेंट इन टाइम जिसमें हमने वीडियो को पॉज कर दिया तो उसमें एक ट्रांसवर्स वेव की एग्जैक्ट पिक्चर कैसी लगेगी। However, it is also need to remember that the graph looks the same even if it is drawn for longitudinal waves। देखो longitudinal wave दिखने में तो ऐसी नहीं होती, इस ग्राफ के अंदर प्रॉब्लम ये है कि when you look at it the first thing that comes to your head is transverse wave, but this graph is not only for transverse wave, this is also for longitudinal waves। ठीक है, सिर्फ फर्क ये है कि ट्रांसवर्स वेव में मूवमेंट ऊपर नीचे होती है, राइट? ट्रांसवर्स वेव में मूवमेंट जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, तो अगर मूवमेंट ऊपर हो रही है, राइट, यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर मूवमेंट हो रही है, तो आप कहोगे कि अच्छा यार हाँ डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव शो कर देते हैं, राइट? ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर दी।
और अगर नीचे मूवमेंट हो रही है तो आप नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर दोगे नेगेटिव नंबर्स से। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मतलब है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स आगे जाएंगे, जैसे ये वाले जो पार्टिकल्स हैं दे हैव मूव्ड स्लाइटली टू द राइट, ये वाला पार्टिकल्स हैव मूव्ड स्लाइटली टू द राइट, सो द पार्टिकल्स दैट हैव मूव्ड स्लाइटली टू द राइट उनकी डिस्प्लेसमेंट आप पॉजिटिव नंबर्स से शो कर दोगे, ठीक है। और जो पार्टिकल्स जो हैं दे हैव मूव्ड स्लाइटली टू द लेफ्ट, जैसे ये वाले पार्टिकल स्लाइटली टू द लेफ्ट आए हैं, इनकी मूवमेंट आप नेगेटिव से शो कर दोगे, जो कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इवन दो द ग्राफ लुक्स लाइक अ ट्रांसवर्स वेव, इट रिप्रेजेंट्स बोथ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए ग्राफ बन सकता है, हर चीज के लिए बन सकता है, ठीक है। अब इस ग्राफ से आप टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नंबर वन, यू कैन extract the amplitude of a wave. How can you extract the amplitude of a wave? You just need to look at the maximum value of displacement. Maximum value of displacement आपको यहाँ से क्या नजर आ रही है इस ग्राफ के अंदर? Can you tell me the the largest value of displacement on the y-axis on 7 this graph? कितनी? 7 7। ये है ना पीक, यहाँ से देख रहे हो ना? जी। मैं यहाँ से वैल्यू देखो तो ये क्या वैल्यू आ रही है? 6 6। तो एम्पलीट्यूड हो गया मेरा 6, और 6 के आगे यूनिट क्या लिखूं? मीटर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, क्यों सेंटीमीटर्स? क्योंकि इधर सेंटीमीटर में दिया हुआ। हाँ, क्योंकि ग्राफ में लिखा हुआ है यहाँ पे सेंटीमीटर, और अगर मिलीमीटर में दिया होगा तो आप भी मिलीमीटर में दोगे, समझ गए? अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव वाले से देखो, आप नेगेटिव से भी देख सकते हो। ये -6 भी जो है ये एम्पलीट्यूड ही है, तो आप इसको 6 ही लिखोगे, मतलब इसमें माइनस साइन इंक्लूड नहीं करना होता, समझ गए? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेयर। हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कहाँ से कर रहे हैं? इस लाइन से मेजर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। इस लाइन को आप कहते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन। कभी कभार ये होता है कि जब आपको ट्रांसवर्स वेव वो ड्रॉ करके देते हैं, इस तरह एक्चुअल रोप की तस्वीर दे देंगे, अब वो कहेंगे कि यार मुझे यहाँ पे एम्पलीट्यूड लेबल करके दिखाओ या एम्पलीट्यूड मेजर करके दिखाओ, ठीक है। तो आपने एम्पलीट्यूड को, बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि वो ऐसे करके एम्पलीट्यूड मेजर कर देते हैं, ऐसे करके, दिस इज रॉन्ग। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम की लाइन नहीं बनी हुई, तो आपको बीच में से लाइन बनानी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये रिकॉर्डिंग में तुम लोगों ने जब रिवाइज करना है लाजमी देखना है, ठीक है। इस तरह आपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन बनानी है। फिर एम्पलीट्यूड होगा यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक। ये बात मैं बता रहा हूँ, इतनी कॉमन मिस्टेक है, तुम लोगों में आधे बच्चे करेंगे, इसको अभी से समझ लो, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। एम्पलीट्यूड ऐसे नहीं होता। एम्पलीट्यूड कैसे होता है? इक्विलिब्रियम की लाइन बनाते हैं और वहां से मेजर करते हैं, ओके, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। सो जब ये मेंशन इसलिए किया है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये सेंटर वाली पोजीशन को कहते हैं। अच्छा, वेवलेंथ का क्या मतलब है? वेवलेंथ है इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो कि फेज में होते हैं। फेज में जो दो पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मतलब वो वेव के ऊपर दो आइडेंटिकल पॉइंट्स हो। अब इसकी सबसे आसान एग्जांपल है जैसे कि दो क्रेस्ट जो है, दो नेबरिंग क्रेस्ट जो है वो फेज में होती है। फेज का मतलब होता है सिंक। सिंक का मतलब वो चीजें जो साथ मूव कर रही। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि इस वेव के ऊपर मुझे ये बता दो, इस रूलर की पोजीशन से हॉरिजॉन्टल रूलर के ऊपर मुझे पोजीशन बता दो कोई ऐसे दो पॉइंट्स की जो आपस में आइडेंटिकल है। अगर मैं इसको स्लो मोशन में मूव करूं, कैन यू आइडेंटिफाई एनी टू डिस्टेंसेस ऑन दिस हॉरिजॉन्टल स्केल जिसपे जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल इन फेज हैं? तो सपोज करो एक नंबर, तो उसमें से आप जीरो ही ले लो। एक नंबर कौन सा ले लो? जीरो ही ले लो, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्टिकल जिसके साथ मैं अपना लेजर मूव कर रहा हूँ। सो ये जो जीरो वाला पार्टिकल है, एक तो ये हो गया जो ग्रीन वाला बॉल है। अब उसके बाद आगे और कौन सा बॉल है जो बिल्कुल इस ग्रीन वाले पार्टिकल के साथ आइडेंटिकल मूव कर रहा है? लाइक व्हेन दिस इज एट द बॉटम, दैट अदर पार्टिकल इज आल्सो एट द बॉटम, एंड देन व्हेन इट इज एट द टॉप, द अदर पार्टिकल इज आल्सो एट द टॉप। कैन यू आइडेंटिफाई एनी पॉइंट दैट इज इन फेज विद दिस फर्स्ट पार्टिकल? सो 5 आराम से देख लो पहले से फोन से, मुझे तो खुद अभी पता नहीं चल रहा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। मैं खुद ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ।
कैन यू सी इट? मूविंग पिक्चर इसीलिए दे रहा हूँ कि चलो थोड़ा सा शायद टफ हो, लेकिन यू माइट बी एबल टू सी इट। एक पॉइंट जो आइडेंटिफाई किया है शायान, वो तुम कौन सा कह रहे थे, जरा रिपीट करना अपना आंसर। सर 5। 5 वाला। अब देखो जब हमारा जीरो वाला पार्टिकल टॉप पे है, तो क्या 5 वाला भी टॉप पे है? नहीं नो ना, सर। थोड़ा सा पीछे है। लेकिन कौन सा टॉप पे है, चलो बताओ। 4। 4 से थोड़ा आगे, 4.2 कह लें। यस सर। तो 3। जब ये क्रेस्ट पे है तो वो भी क्रेस्ट पे है। क्रेस्ट से लेकर क्रेस्ट तक ये दोनों इन फेज पार्टिकल हैं। यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, इसको क्या कहते हैं? ये देखो, एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तो वेवलेंथ है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तो वेवलेंथ है। और ट्रफ से ट्रफ भी हो सकता है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक भी वेवलेंथ हो सकती है। लेकिन बेटा याद रखो, यहां से लेके यहां तक वेवलेंथ नहीं है। ये क्या हो जाएगा? वेवलेंथ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, राइट? क्योंकि आप एक क्रस्ट छोड़ के अगली पे जा रहे हो, राइट? सो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया कि फोर्थ ग्रीन बॉल, जैसे आमना ने बोला था, 1 2 2 3 4 4, फोर्थ ग्रीन बॉल। आमना, यू आर वेरी क्लोज। आपने कहा फोर्थ ग्रीन बॉल, यू आर क्वाइट क्लोज। मूविंग पिक्चर में देखना मुश्किल था, लेकिन हमें पता लगा कि एग्जैक्टली अगर आप जाए तो 4.2 पे उस ग्रीन वाली बॉल के, फोर्थ ग्रीन बॉल के 2-3 बाद जो रेड वाली बॉल आ रही है 2-3 बॉल बाद, वो बेसिकली इन फेज है हमारे पार्टिकल से, जो इसके साथ बिल्कुल ऊपर नीचे साथ साथ मूव करती है। ऑलराइट, सो दैट वाज द होल आइडिया। अब वेवलेंथ देखने का एक तरीका और भी है, सिर्फ क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ नहीं, बल्कि इस तरह भी देख सकते हैं आप। मेरी वेव अगर साइकिल यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है, ये हो गई मेरी हाफ वेव, हाफ साइकिल, और ये 10 पे आ गई, ये मेरी एक फुल साइकिल कंप्लीट हो गई। सो फ्रॉम द ग्राफ कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव? आप यूं भी देख सकते हो, आप यहाँ से यहाँ भी देख सकते हो, आप यहाँ से यहाँ भी देख सकते हो। वेव की वेवलेंथ क्या है, मुझे बता दो यूनिट के साथ। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव जो मैंने ग्राफ पे बनाई है? 10 मीटर। 10 10 मीटर्स, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ से लेके या तो यहाँ तक देख लो, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देख लो, दैट वुड बी फ्रॉम 7.5 to 12.5, सॉरी 7.5 to 17.5, या यहाँ से 12.5 से लेके 22.5 तक, ये भी 10 हो जाएगा, ठीक। You can also define wavelength in another way. There is an alternative definition. Distance traveled by a wave front in one period. A wave front क्या होता है, हम इसको देखेंगे आगे चल के, ठीक है। जब हम रिपल टैंक को पढ़ेंगे तो हम वेव फ्रंट देखेंगे, और फिर वेव फ्रंट के केस में हम दोबारा भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डेफिनेशन को दोबारा देखेंगे। बट यू कैन ऑल्सो से इट लाइक दिस: डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ क्रेस्ट इन वन पीरियड। एक पीरियड में क्रेस्ट कितना आगे जाता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको समझना है कि पीरियड क्या होता है। तो ये वाली डेफिनेशन तभी समझ में आएगी जब पूरा चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स कंसोलिडेटेड हो जाएंगे, फिर इसको आप समझ सकोगे। बट याद करने के लिए दिस इज आल्सो अनदर डेफिनेशन दैट could be given in MCQs. You may choose to write this down in paper 2 as well, or you can write this as well. समझ गए? सो हमने ये जो पहला ग्राफ देखा, इसका अंदर इंपॉर्टेंट बात ये कि y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस पे डिस्टेंस है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसलिए यहां से एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ एक्सट्रैक्ट हो सकती है। नाउ you will look at another type of graph. Now the graph on the surface looks the same, but what is different about this graph? इस ग्राफ में क्या चीज डिफरेंट है उस दूसरे वाले ग्राफ से, देखो और मुझे बताओ शाबाश। Time instead of distance. तो x एक्सिस पे you don't have distance, बल्कि you have time. So ये जो ग्राफ है, ये अब वो इंफॉर्मेशन शो नहीं कर रहा जो वो वाला ग्राफ शो कर रहा था। This graph shows one point on a wave. वो वाला जो ग्राफ था वो मल्टीपल पॉइंट्स ऑन अ वेव शो कर रहा था। ये सारे के सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन है, बट एट अ गिवन मोमेंट इन टाइम, एट वन इंस्टेंट। सो टाइम एक ही था, लेकिन हर पार्टिकल अपनी अपनी पोजीशन पे था। ये ग्राफ शो करता है वन पॉइंट, shows one point's position या displacement as time
moves on. So जैसे जैसे टाइम मूव कर रहा है वो आपको एक पिक्चर दे रहा है या वो आपको एक आइडिया दे रहा है कि एक पार्टिकल कितनी देर में अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है. Now from this graph can you tell me how long it takes for a graph how from this graph can you tell me how long it takes for a particle to complete its one cycle? पार्टिकल को अगर ये पार्टिकल यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है, इसकी एक साइकिल कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, कितने सेकंड्स में कंप्लीट हो रही है, ये कितने मिली सेकंड्स में कंप्लीट हो रही है, ये मिली सेकंड्स लिखा हुआ है. होप 4 milliseconds. कितना 4 milliseconds. बिल्कुल. तो ये पार्टिकल जो है वो क्या करता है, अब ये पार्टिकल एक्चुअल में यूं नहीं मूव कर रहा. पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा, अगर ट्रांसवर्स वेव है तो पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, फिर नीचे आ रहा होगा, फिर नीचे जा रहा होगा और फिर वापस यहाँ आया होगा. सो 4 सेकंड्स में पार्टिकल ने किया क्या होगा, यहां से यहां तक पार्टिकल ने क्या किया होगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर गया होगा. एक मिनट मुझे अलग दोबारा से बताने दो. सो लेट्स सपोज अ पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. हियर इज द पार्टिकल. इन दिस quarter of a cycle the particle would have moved to the top position. In the next quarter of a cycle the particle would have come back down to the equilibrium position. अपने ही पोजीशन पे वर्टिकल. मुझे तो आगे आगे करके बनाना पड़ रहा है यार मजबूरी में, अदरवाइज ओवरलैप हो जाएंगे. फिर थर्ड सेकंड में पार्टिकल यूं आया होगा और फिर फोर्थ सेकंड में पार्टिकल ने अपनी साइकिल कंप्लीट कर ली होगी ऐसे. बट देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट अ साइकिल. साइकिल जरूरी नहीं है यूं बनती हो एक, सही है ये आपने बता दिया. लेकिन साइकिल ऐसे भी हो सकती है कि आप सपोज करो आप पार्टिकल को यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू करो. पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल ने क्या किया, पार्टिकल यहाँ गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ गया, पार्टिकल इधर आया, ये अभी हाफ साइकिल हो गई है. इधर से इधर पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया और यहाँ से यहाँ तक साइकिल कंप्लीट हो गई, पार्टिकल अपनी पोजीशन पे यहाँ पे वापस आया. सो पीक से लेके पीक तक ऑन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यू कैन ऑल्सो गेट द वन साइकिल और वन कंप्लीट ऑसिलेशन. या फिर ट्रफ से लेके ट्रफ तक भी हो सकता है, या फिर 0 से लेके 0 तक तो हाफ साइकिल होती है, लेकिन जब वो दोबारा 0 पे आता है तो वो कंप्लीट साइकिल होती है. सो 3 ways of looking at it. And the time taken, the time that you're finding from the graph that it takes for the point to complete one oscillation या one vibration is called the period of the wave. तो ये वेव की हमने तीसरी प्रॉपर्टी देख ली. हमने एम्पलीट्यूड देखा, हमने वेवलेंथ देखी और अब हमने पीरियड देख लिया. इसी ग्राफ से आप एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. सो हमारे पास पीरियड कितना है यहाँ पे 6 मिलीसेकंड्स. एनीवन हु कैन टेल मी मिलीसेकंड्स को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जस्ट एज अ क्विक रिमाइंडर. ऑल्दो आई एम प्रीटी श्योर कि जब से हम ये पढ़ रहे हैं हमने एक दफा बीच में कहीं और भी डिस्कस किया होगा, बट मिलीसेकंड्स सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट हो सकता है. मिली का मतलब उसके लिए आपको पता होना चाहिए, डिवाइड बाय 1000. गुड. सो 4 अगर आपका आया था उसको डिवाइड बाय 1000 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.004 सेकंड्स. ठीक है. इज दैट अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम और इज दैट अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर 0.004 सेकंड्स. लाइक आपको नेकेड आई से ये मूवमेंट कैसी नजर आएगी अगर एक्चुअल में हो रही होगी. इज इट वेरी फास्ट और इज इट वेरी स्लो? वेरी फास्ट. वेरी फास्ट. गुड. तो पीरियड अगर बहुत छोटा होगा, स्मॉल पीरियड का मतलब है कि बहुत फास्ट वाइब्रेशन हो रही है. पीरियड को डिफाइन करने का एक और भी तरीका है, टाइम टेकन फॉर अ वेव फ्रंट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ. ये वाली जो डेफिनेशन है, टाइम टेकन फॉर अ वेव फ्रंट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ, इज एक्चुअली कन्वर्स ऑफ दिस डेफिनेशन जो वेवलेंथ की यहाँ लिखी हुई थी कि एक पीरियड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसे वेव फ्रंट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे वेवलेंथ बोलते हैं. एंड देन उसी की कन्वर्स बता दी कि टाइम टेकन फॉर अ वेवलेंथ टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ, उसे पीरियड बोलते हैं. तो एक दूसरे से ही डेफिनेशन उनकी बस ऑपोजिट सेंटेंस बना लिया कि भाई एक पीरियड में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं, और हम यहाँ पे उल्टा ये बोल रहे हैं कि एक टाइम पीरियड के दौरान जितना डिस्टेंस जितना टाइम लगता है एक वेवलेंथ का डिस्टेंस कवर करने में उसे पीरियड बोलते हैं. अब ये वेव फ्रंट का मतलब हम जब समझ लेंगे ना तो वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है. अब बात ये है कि पीरियड तो ग्राफ से निकल जाता है लेकिन फ्रीक्वेंसी ग्राफ से नहीं निकलती. पीरियड निकालना है ग्राफ से और फिर उससे फ्रीक्वेंसी निकल आएगी. फ्रीक्वेंसी आपने कैसे निकालनी है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर सेकंड. एक सेकंड में जितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट होती हैं, ये नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड, वो पीरियड का रेसिप्रोकल होते हैं. सो आपने अगर पीरियड निकाला था 0.004, रिमेंबर, तो मुझे हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी बता दो. फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज. क्या मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बता सकते हो? रिमेंबर आपने पीरियड निकाला था
4 मिली सेकेंड्स, जो कि सेकेंड्स में हो गया था 0.004 सेकेंड्स। तो हर्ट्ज में हमारे पास इस फॉर्मूला को यूज करके जब मुझे फ्रीक्वेंसी बताना है इस वेव की क्या आ रही है, 250 hertz. तो 1/0.004 किया, हमारे पास आ गया 250 हर्ट्ज। गुड। तो इसका मतलब एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं? पूरी कंप्लीट 250 वाइब्रेशंस कंप्लीट हो रही हैं विद इन 1 सेकंड। सो फ्रीक्वेंसी जितनी हाई है उतना ही पीरियड स्मॉल होगा। फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड आर एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना कम पीरियड होगा उतनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, और जितना ज्यादा पीरियड होगा, लॉन्ग पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी उतनी ही लो होगी, मतलब उतनी स्लो वाइब्रेशन होगी। ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यहाँ से सेम उसी तरीके से जिस तरह आप पीरियड निकाल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से सेम उसी तरीके से जो चीज आप निकाल रहे थे वो वेवलेंथ थी, बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस था। लेकिन जब यहाँ टाइम होता है तो यहाँ से आप पीरियड निकाल रहे हो, फिर पीरियड से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हो। लेकिन क्योंकि वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट ही थी और अभी भी डिस्प्लेसमेंट ही है, तो ये जो चीज है दिस इज स्टिल गिविंग यू व्हाट, ये क्या चीज है आपकी, ये क्वांटिटी कौन सी है? Amplitude. ये एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड अभी भी आप निकाल सकते हो ग्राफ से। ठीक, तो ये बड़ा याद होना चाहिए बात कि अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ हो तो इससे एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ निकलता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो इससे एम्पलीट्यूड और पीरियड निकलता है, और पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो F = 1/T यूज करते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या होती है? ये इक्वेशन सारी वेव्स पे अप्लाई होती है, चाहे वो वाटर वाली वेव्स हो, चाहे वो लाइट वेव्स हो, लाइट भी वेव्स होती हैं, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, चाहे वो साउंड वेव्स हो, चाहे वो माइक्रोवेव्स हो, चाहे वो रोप के ऊपर वेव्स फॉर्म हो रही हो, किसी भी किस्म की वेव हो, एनी वेव व्हाटएवर इट इज, उस पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है। ये फॉर्मूला कहता है कि वेव की जो स्पीड है विच इज v इज इक्वल टू the wavelength of the wave which is lambda, ये wavelength है, multiplied by frequency। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने से वेव की स्पीड आ जाएगी। लेकिन जब मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो मैं किस चीज की स्पीड की बात कर रहा हूं? क्या वेव के जो जो पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है उसकी स्पीड की बात कर रहा हूं? यहाँ पे स्पीड क्या है? यहाँ पे लाइक व्हाट इज द स्पीड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? ये स्पीड क्या है यहाँ पे? किस कितनी चीज? स्पीड से वो मूव कर रहे हैं। लेकिन क्या मूव कर रहा है? पार्टिकल जो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं उसकी स्पीड की बात हो रही है। जी सर, रेट ऑफ। जो ये जो ऊपर नीचे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं ना मेरे बच्चे, उसकी स्पीड की बात नहीं हो रही, बल्कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना जिस स्पीड में, ये उसकी स्पीड है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप एक क्रेस्ट को फॉलो करो, क्रेस्ट नजर आ रहा है ना आपको, आपको नजर आता है कि क्रेस्ट आगे जा रहा होता है, पार्टिकल तो अपनी जगह पे है, लेकिन वेव पे जो एक क्रेस्ट फॉर्म होता है वो आगे जा रहा होता है। मतलब अगर मैं ऐसे करके क्रेस्ट बनाऊं तो ये देखो एक क्रेस्ट आगे जा रहा है, एक मिनट रुको, ये क्रेस्ट आगे जा रहा है, ये जिस स्पीड से आगे जा रहा है, मतलब ये जो क्रेस्ट है इसको जब मैं प्रोड्यूस करता हूं तो ये कितनी स्पीड से आगे ट्रेवल कर रहा है, ये मेरी वेव की स्पीड है। या ये ट्रफ अगर मैं बना लूं तो ये कितनी स्पीड से आगे ट्रेवल कर रहा है, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स इन 1 सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द वेव। सो बेसिकली ये एनर्जी ट्रांसफर की स्पीड हो रही होती है। ठीक है बात। तो जब हम एक वेव प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, राइट, तो उसके अंदर हम एसेंशियली एक क्रेस्ट या एक ट्रफ कितना डिस्टेंस कवर करता है, या एक वेव फ्रंट कितना डिस्टेंस कवर करता है इन 1 सेकेंड, हम उस चीज की स्पीड निकाल रहे होते हैं। ऑलराइट, गिव मी 1 सेकेंड, कंटिन्यू करते हैं जरा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो हमें ये समझ में आ गई कि भाई स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अब इसमें वेवलेंथ जो है वो आपको पता है कि अगर ग्राफ हो तो कैसे निकालना है, अगर ट्रांसवर्स वेव का डायग्राम हो तो उससे कैसे निकालना है, ट्रांसवर्स वेव के डायग्राम में क्रेस्ट से क्रेस्ट तक, और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव का डायग्राम हो तो उसमें आप ट्रफ से सॉरी कंप्रेशन से कंप्रेशन तक या रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, वहां से निकाल सकते हो। ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपने कैसे निकालनी है? फ्रीक्वेंसी निकालने का अगर आपको दी हुई है क्वेश्चन में तब तो आप एज इट इज यूज कर लो, लेकिन अगर आपको पीरियड ग्राफ से निकालना पड़ा या पीरियड आपको दिया हुआ है तो फिर आप फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल सकते हो। किस तरह? 1/पीरियड से, जो भी हमने यहाँ पे करके देखा। बट देन देयर इज अनदर वे एज वेल। कुछ क्वेश्चंस इसमें आते हैं जिसमें
कुछ वियर्ड सा कॉम्बिनेशन दिया हुआ होता है, जैसे कहते हैं कि भाई 20 साइकिल्स कंप्लीट होती हैं 10 सेकंड्स में, तो ये क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि इस वेव की हम फ्रीक्वेंसी फिगर आउट करते हैं, इस वेव की फ्रीक्वेंसी इस वेव की फ्रीक्वेंसी फिगर आउट करनी है, तो इसको मेजर करने का तरीका क्या होगा, हाउ डू यू मेजर द फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिकली। अगर ये रोप आपके सामने वाइब्रेट कर रही होती तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे मूव करते हैं। अब इसको मैं जरा रियल टाइम में इसकी वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे मेजर करके दिखाओ, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर कर सकोगे, व्हाट वुड बी द बेस्ट वे ऑफ मेजरिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। कौन सा डिवाइस चाहिए होगा आपको, किसी लैब के इंस्ट्रूमेंट का नाम लो जिससे हम इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकें। स्टॉप वॉच। आ गई, आ गई स्टॉप वॉच। अब मैं क्या करूंगा, मेरी वेव पॉज है, क्या करूं, स्टॉप वॉच और वेव को एक साथ स्टार्ट करूं और फिर कब रोक दूं उसको, स्टॉप कब कर दूं, 1 सेकंड पे। 1 सेकंड पे रोक दूं। तो एक मिनट, इसको रीसेट करते हैं, एक मिनट रुको। 1 सेकंड पे रोक दी, तकरीबन 1.04 सेकंड्स पे, इससे क्या फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता चली, पता चल रही है क्या। वेव इतनी फास्ट मूव कर रही है कि तुम्हें पता लगा वेव ने कितनी साइकिल्स कंप्लीट की हैं ऐसे 1 सेकंड में। दोबारा करके दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको नजर आ जाए। अब मैं दोबारा इसको 1 सेकंड के लिए प्ले करता हूँ, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर चला गया, वो तो गलती होगी क्योंकि ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर आ रहा है। बट क्या आपने काउंट कर लिया कि कितनी साइकिल्स कंप्लीट की हैं वेव ने। नो सर। नहीं हो पा रहा तो मुश्किल है, तो नहीं। कोई बेटर तरीका है हमारे पास, एनी जी सजेशन। सर। पेंडुलम का पीरियड कैसे निकालते थे याद है। सोचो सोचो सोचो। सर बॉब को हैंग करके। फिर उसके बाद क्या करते थे, पेंडुलम को एक ही दफा वाइब्रेट करने देते थे या मल्टीपल टाइम्स वाइब्रेट करने देते थे। मल्टीपल ऑसिलेशंस चाहिए थी उसके लिए। तो यहाँ भी आपने यही करना है, तो अब मैं ये करूंगा कि मैं स्टॉप वॉच को 20 सेकंड के लिए छोड़ूंगा। क्या करूंगा बेटा, मैं स्टॉप वॉच को 20 सेकंड के लिए, पहले मैं वेव ऑलरेडी प्ले होने दे रहा हूँ, ठीक है। व्हेन आई से स्टार्ट, और जब मैं स्टॉप वॉच पे टाइम स्टार्ट कर दूंगा, आपने क्या करना है, आपने ऑसिलेशंस काउंट करनी है कि कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं 20 सेकंड्स के अंदर, ठीक है। I will let the stopwatch play for 20 seconds और I will let you count the number of oscillations. Can you do that? सब रेडी है इसके लिए। फिर जब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस काउंट कर लो तो मुझे चैट में बता देना कितनी आ रही, ठीक है। जब वो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस काउंट कर लोगे फिर हम देखेंगे कि हमने जो डेटा निकाला है, जो टाइम वाला और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वाला, उससे फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं। हो जाएगा, सब रेडी है। थोड़ा बहुत ये लैग भी हो रहा है, हो सकता है मसला आ जाए बीच में, तो आई जस्ट डू इट फॉर 10 सेकंड्स ताकि लैग आने का मसला कम हो। वैसे तो द लॉन्गर द टाइम द लेसर द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर। ओके, सो आई एम गोना स्टार्ट 3, सब रेडी रहना, 3, 2, 1। एक मिनट रुको, 3, 2, 1 स्टार्ट। ओके, तो हमने बिल्कुल 10 सेकंड्स पे इसको पॉज कर दिया। डिड एनीवन काउंट द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस फॉर 10 सेकंड्स। सर बीच में लैग हो गया था। बीच में लैग हो गया था, लेकिन चलो अंदाजा क्या तुम्हारा कह रहा है। सबने कुछ ना कुछ तो निकाला होगा। आमना कह रही है 8 ऑसिलेशंस हुई 10 सेकंड्स में, फातिमा कह रही है 10 हुई, करीब करीब होगा। शयान कह रहा है 9 हुई। अच्छा, लेट मी प्ले इट इन स्लो मोशन, राइट। मैं इसको स्लो मोशन में प्ले करता हूँ। रियल लाइफ में तो स्लो मोशन नहीं मिलेगा आपको, राइट, लेकिन रियल लाइफ में लैग भी नहीं होगा, तो क्या कर सकते हैं। एनीवेज, तो अब मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एंड देन आई विल प्ले इट फॉर 10 सेकंड्स। अब टाइम स्लो चलेगा, बट व्हाट यू विल सी इज कि यू विल बी एबल टू काउंट द ऑसिलेशंस मोर इजीली, ठीक है। मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, रेडी रहना। 3, 2, 1 गो।
ऑलराइट, अब मेरे ख्याल में सबने काउंटिंग जो की होगी वो सबकी ज़रा बेहतर होगी। तो टेल मी व्हाट डिड यू काउंट, सब अपना अपनी मुझे काउंटिंग बताओ। कुड बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, एग्जैक्ट कोई चीज़ नहीं है। जब मैनुअल मेजरमेंट होती है तो उसमें हमेशा मार्जिन फॉर एरर अलाउ करते हैं। तो क्या होगा, क्या काउंट किया बताओ। यस, क्या हुआ बच्चों? जो भी रीडिंग आई है मुझे दे दो बस, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम उसको कैलकुलेट, हमारा सिंह 14, शयान सिंह 13, फातिमा सिंह 16, और तो हमें 3 रीडिंग्स हैं। अब इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं? देखो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पे गौर करो। फ्रीक्वेंसी कहती है कि एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, 1 सेकंड में कितनी होंगी। सो द वे यू कैन कैलकुलेट इट इज लाइक दिस, थिंक अबाउट इट, सोचना इसके बारे में। कैन आई डू दिस वर्किंग? कि यार देखो सोचो कि अगर 10 सेकंड में, लेट सपोज जैसे फातिमा की रीडिंग ले लेते हैं, 16 ऑसिलेशंस हुई हैं 10 सेकंड्स में, 16 ऑसिलेशंस हुई हैं, तो 1 सेकंड में x या लेट सपोज f ऑसिलेशंस होंगी। तो ये जो f है ये मुझे निकाल के दे सकते हो आप? कैसे निकालते हैं? यहाँ पे बेसिक मैथ्स है ना ये। 10 सेकंड में 16 ऑसिलेशन हुई है तो 1 सेकंड में कितनी हुई होगी? 1.6। कैसे आएगा ये? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना हम। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। f इंटू 10 कर देंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, f को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, f इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो f हो गया बेसिकली 16 ओवर 10 एसेंशियली। इसका ये फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट? सो यू कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस एज वेल, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये थी हमारी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, n ऑसिलेशंस, और ये था टोटल टाइम, और ये था n ऑसिलेशंस। तो n ओवर टाइम से हमारे पास 1.6 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, 1.6 हर्ट्ज। अच्छा, अब रियलिटी में जो वहां पे मैं, और जो उसकी अगर आप मुझसे पूछोगे सर इसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी, सो अकॉर्डिंग टू द सिमुलेशन जो उसकी सेटिंग हुई थी, आपको शायद नजर आ रहा हो नीचे लिखा हुआ 1.5 हर्ट्ज। सो ऑब्वियसली वो तो चीटिंग है कि हम वहां से खुद ही देख रहे हैं आंसर, बट एक्चुअल में जो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी थी इसकी सिस्टम के मुताबिक वो 1.5 थी। बट 1.6, 1.3, 1.4 नन ऑफ देम आर बैड आंसर्स। ये करीब करीब है, ठीक है, हो सकता है लैग भी हुआ हो बीच में। सो दैट्स द थिंग। ओके, और फिर जाहिर सी बात है आप इस तरह की जब कैलकुलेशन करते हो तो इसको एक दफा आप दोबारा भी कर सकते हो। तो हो सकता है आपकी पहले 1.6 आ रही थी तो अब 1.4 आ जाए दूसरी दफा, और फिर आप एवरेज आउट लो तो आपके बिल्कुल एक 3 दफा 4 दफा जितनी दफा रिपीट करो उतना आप आंसर के करीब पहुंचते हो, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका सीख लिया। अब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी से पीरियड निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं 1/f कर दूंगा, क्योंकि 1/t करके f आता है, 1/t करके f आता है। तो t, अगर आपको आपको अब f पता है और t निकालना है तो क्या करोगे? t को यहाँ ले जाओ और f को यहाँ ले जाओ। सो t इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.6। तो इससे पीरियड कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। बट द थिंग इज क्लियर, पॉइंट क्लियर है कि पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी आप मेजरमेंट करके इस तरह निकाल सकते हैं मैनुअली स्टॉप वॉच से अपनी लैब के अंदर, एज लॉन्ग एज द वाइब्रेशंस आर नॉट टू फास्ट। अगर जैसे 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी, जहां पे जब 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी तो एक सेकंड में अगर 250 बार कोई चीज वाइब्रेट कर रही होगी तो वो इतनी ब्लर होगी उसकी मूवमेंट के यू कैन काउंट इट, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, ठीक है। देन यू गो फॉर डिफरेंट मेथड्स व्हिच मेक यूज ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंप्यूटर्स, जिसको हम आगे जाके देखेंगे बाद में। जैसे साउंड के केस में फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई होती हैं तो हम CRO का यूज करते हैं। CRO एक डिवाइस, इसको अगली वाली क्लास में देख लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के अंदर आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जो है वो समझना है। यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर मिसलीडिंग चीज ये है कि बच्चे समझते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड है और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, बस ये तीनों आपस में ऐसे रिलेटेड है कि वेवलेंथ ज्यादा होने से स्पीड ज्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से स्पीड ज्यादा हो जाएगी, बट दैट्स नॉट द केस। Speed is not dependent. Speed is not dependent on wavelength or frequency. Speed only and only depends on the type of medium and properties of the medium. मतलब अगर पानी के अंदर मुझे वेव की स्पीड चेंज करनी है या इस रोप के अंदर मुझे वेव की स्पीड चेंज करनी है तो यहाँ पे एक सेटिंग दी हुई है टेंशन। टेंशन का मतलब होता है रोप कितनी टाइट खिंची हुई है। अभी हाई टेंशन है तो स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है रोप के अंदर। अगर मैं यहाँ पे टेंशन थोड़ी सी कम कर दूं तो आपको नजर आएगा कि स्पीड कम हो जाएगी। द टाइम इट टेक्स फॉर अ पीक टू ट्रेवल फ्रॉम
0 सेंटीमीटर्स टू 6 सेंटीमीटर्स फॉर एग्जांपल, स्पीड कम हो जाएगी। और टेंशन में लो करूंगा तो देखना आपकी स्पीड और कम हो जाएगी। अभी बाकी सब चीजों को भूल जाओ, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी को, सब चीजों को भूल जाओ, बट जस्ट फोकस ऑन द हाउ फास्ट द पीक्स आर ट्रेवलिंग एंड यू कैन सी दैट द पीक्स आर नाउ ट्रेवलिंग वेरी स्लो। वाइब्रेशंस तो उसी फ्रीक्वेंसी से हो रही हैं, अभी भी वही 10 सेकंड में 15 वाइब्रेशंस हो रही हैं, 1 सेकंड में 1.5 वाइब्रेशंस हो रही है, फ्रीक्वेंसी सेम रही है। नीचे यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी रिटन एज वेल, द फ्रीक्वेंसी इज 1.5। व्हाट हैज हैपेंड इज कि मैंने मीडियम की प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज की, या इस रोप के बजाय मैं कोई डिफरेंट मास की या डिफरेंट साइज की रोप यूज करता, उससे क्या होता, स्पीड चेंज हो जाती। इसी तरह वाटर वाली वेव्स थी, जैसे मेरे पास वाटर वेव्स है, पानी का टेम्परेचर, पानी की डेंसिटी, पानी की डेप्थ चेंज करके जो है वो आप क्या कर सकते हो, वेव की स्पीड को चेंज कर सकते हो। साउंड के केस में, साउंड का केस है, साउंड जो है वो, जैसे आप इसकी एग्जांपल ले लो, साउंड इज अ वेव जिसकी स्पीड एयर में अलग है, लिक्विड्स में, वाटर में उसकी स्पीड अलग है, गैसेस सॉलिड्स में उसकी स्पीड अलग है। साउंड ट्रेवल्स द स्लोएस्ट इन गैसेस एंड देन फास्टर इन लिक्विड्स एंड द फास्टेस्ट इन गैसेस। इसी तरह लाइट की एग्जांपल ले लो, लाइट जो है वो वैक्यूम में सबसे फास्ट ट्रेवल करती है विदाउट अ मीडियम, फिर उसके बाद एयर में उससे थोड़ा स्लो ट्रेवल करती है, वाटर में थोड़ा और स्लो ट्रेवल करती है, ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर थोड़ा और स्लो ट्रेवल करती है। सो स्पीड ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द मीडियम, जिस मटेरियल के अंदर से वेव ट्रेवल करी उस पर डिपेंड करता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे स्पीड डिपेंड नहीं करती। स्पीड को चेंज करने का वाहिद तरीका यह कि आप मीडियम बदल दें या मीडियम की प्रॉपर्टी बदल दें, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। ये फ्रीक्वेंसी भी जो है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करती, ये दोनों ही चीजें एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, ना स्पीड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे ये वाली सिमुलेशन के अंदर मैंने स्पीड चेंज की थी, लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। अब मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ से बढ़ा देता हूँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्पीड नहीं बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कोई और चीज अफेक्ट हो सकती है, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ेगी। अब मैं यहाँ पे वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ऊपर नीचे की जो वाइब्रेशन है, या लेफ्ट टू राइट अगर वाइब्रेशन हो रही है, वो वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम करने से वाइब्रेशन स्लो हो जाएगी, right? The time it takes for them to complete one oscillation. But frequency को कम ज्यादा करने का तरीका क्या है? What do you change in the wave? How can you control the frequency of a wave? बाय Wave, वाइब्रेशन। और वो वाइब्रेशन क्या चीज कर रही है? ये रॉड ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है। सो यस आमना, वेरी गुड, सोर्स पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए आपने सोर्स की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। अगर आप अपने हाथ से, हाथ को ऊपर नीचे मूव करके रोप पे वेव्स बना रहे हो, तो अपना हाथ आप जो है वो लेस, ज्यादा पीरियड या लेस फ्रीक्वेंसी के साथ अपना हाथ वाइब्रेट करोगे। यू विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट द साइकिल एंड देन द फ्रीक्वेंसी विल आल्सो स्लो डाउन। बट आपने नोटिस किया, आपने शायद नोटिस किया हो कि स्पीड फ्रीक्वेंसी, स्पीड ना तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड करती है। स्पीड के चेंज करने से फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, और फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन दोनों चीजों के चेंज करने से एक और चीज थी तीसरी जो अफेक्ट हो रही थी। नोटिस किया किसी ने डायग्राम्स के ऊपर? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, नोटिस करना कि क्या चेंज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, नोटिस करो डायग्राम के ऊपर, वेव की शेप देखो कि क्या चीज क्या हो गई, वेवलेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, कम हो गई? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कम हो गई। सो एक्चुअली अगर आप इस फॉर्मूला को रीअरेंज करो और इसमें लैम्डा को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाओ, सो लैम्डा क्या हो जाएगा, v अपॉन एफ, विच मीन्स के ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हमने लिख दिया, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये नहीं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेवलेंथ कम होगी, बल्कि इसका ये मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स बढ़ रही है तो वेवलेंथ 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं कह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी 100 टाइम्स बढ़ रही है तो वेवलेंथ 100 टाइम्स कम हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड? सो ये बात, लेकिन फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब मैं अगर स्पीड को चेंज करूं, अब मैं यहाँ पे स्पीड को कम करूंगा, स्पीड को कम करने से देखना, जैसे देखते हैं कि स्पीड और वेवलेंथ का आपस में क्या ताल्लुक है। फ्रीक्वेंसी को हम नहीं छेड़ेंगे, 3 रखी हुई ना, फ्रीक्वेंसी 3 रखेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेंशन कम कर देता हूँ। टेंशन कम होने से क्या हो रहा है कि स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम होने से वेवलेंथ पे उल्टा क्या फर्क पड़ रहा है, लेंथ भी कम हो रही है। वेवलेंथ भी कम हो रही है। मतलब इनका आपस में रिलेशनशिप जो है, एज यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला एज वेल, दे आर डायरेक्शनल।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि स्पीड अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो वेवलेंथ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। स्पीड अगर 100 से मल्टीप्लाई हो रही है तो वेवलेंथ भी 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। सो होपफुली सारी बात क्लियर होगी। यहाँ पे चैप्टर जो है वो अभी हमारा समझ लो हो गया है 70% आई वुड से। ठीक है, रिपल टैंक वाला टॉपिक हमारा रहता है, वेव फ्रंट्स हम समझेंगे एंड देन वी विल डू पास्ट पेपर क्वेश्चंस इन द क्लास आफ्टर दैट। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।